हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 6। सो लास्ट टाइम हमने क्यूसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था। हमने ये देखा था कि कब केसी अप्लाई होता है, कब क्यूसी अप्लाई होता है। ठीक है, अगर केसी ज्यादा होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी। ठीक है, क्यूसी के कंपैरिजन में अगर दोनों बराबर हैं तब रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। यस और नो। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केसी क्यूसी एंड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। देखो, केसी एंड क्यूसी के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। गिव्स एनर्जी क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे तरीके से थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। आपको मैंने वहां पे क्या बताया था कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन। ठीक है, जितना भी यूजफुल वर्क डन किया जा रहा है उसमें जो एनर्जी यूज की जाती है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी से हमको स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है। कैसे? अगर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाएगा। अगर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि वो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगी। गिव्स फ्री एनर्जी का ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। क्या था वो फॉर्मूला बेटा? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या है ये सारी चीजें? डेल जी है हमारा गिव्स एनर्जी, डेल जी है हमारा गिव्स एनर्जी, डेल एच है हमारा एंथैल्पी, टी है यहां पे हमारा टेम्परेचर और एस है हमारा यहां पे एंट्रोपी। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी हमने कैसे चेक की थी। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की अलग अलग वैल्यूज रख के, एक बार हमने एक को पॉजिटिव रखा था दूसरे को नेगेटिव, एक बार हमने एक को नेगेटिव रखा था दूसरे को पॉजिटिव, वाइसा वर्सा, या फिर दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को हमने चेंज कर करके देखा था कि किस पॉइंट पे हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, किस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्लस हमने हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे भी वैल्यूज को रख के चेक किया था कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि अगर हमारा डेल एस पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर हमारा डेल एस यानी कि एंट्रोपी रेंडमनेस पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। वहीं अगर हमारा डेल एच जो है वो नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। व्हाट अबाउट जी? अगर डेल जी हमारा नेगेटिव है तब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन अगर डेल जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल जी की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन अगर डेल जी की वैल्यू 0 आ जाए, हाँ ऐसा सोचा है आपने? अगर डेल जी की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तब क्या होगा? इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। ठीक है, जो रिएक्शन है ना बेटा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच चुका है। नो चेंज, इस वक्त हमें अब कोई चेंज नजर नहीं आएगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा, बिकॉज रिएक्शन रीच देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज रिएक्शन रीच देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट।
रिएक्शन जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुकी है। राइट, इतना हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। राइट, एक फॉर्मूला तो यहाँ पे हमने देख लिया, बट यहाँ पे ना हम ये इंथैल्पी और एंट्रोपी वाला फॉर्मूला वी विल नॉट यूज। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम यूज करेंगे यहाँ पे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन इज नेचुरल लॉग, ठीक है, एंड क्यू हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन है। रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन क्वेश्चन आता है कि डेल जी और डेल जी नॉट क्या है? तो डेल जी है हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड डेल जी नॉट इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, डेल जी है हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी और डेल जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड चेंज। स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। आर हमारे यहाँ पे क्या होता है? आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, बाकी टी टेम्परेचर है, एल एन हमारा लॉग है, वो भी नेचुरल लॉग। राइट, लेकिन जब ये पूरी रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम पे करते हैं, सो एट इक्विलिब्रियम डेल जी की वैल्यू जो है हमारी बेटा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डेल जी की वैल्यू हमारी 0 है एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे केसी इज इक्वल टू क्यूसी। ठीक है, एंड केसी इज इक्वल टू हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? क्यूसी हो जाएगा। अगर डेल जी 0 है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे, सो 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारा क्या आ जाएगा? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू। अब अगर हमें नेचुरल लॉग नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास लॉग बेस 10 हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखो, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 होता है। ठीक है, बस नेचुरल लॉग की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो। इसी के आगे हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं। ये बन जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, ठीक है, आर टी लॉग बेस 10 क्यू। अब क्यू की जगह हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो हम क्यू ना लिख के हम इसकी जगह केसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 केसी। हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? यस, क्या इतना क्लियर है? यहां से ना हम लॉग केसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे लॉग केसी कैलकुलेट करेंगे? गड़बड़, रुको। हाँ, लॉग केसी बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से ले जाओ लॉग केसी को। ये हमारा बन जाएगा डेल जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। यहां पे हमारा माइनस का साइन है, आई मीन लॉग केसी को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारी जो है वो उधर चली गई हैं। राइट, सो इट विल बिकम लॉग केसी। इसको अगर हमें अच्छे से लिखना है तो हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? हटा दो इस पूरे को। ये हमारा बन जाएगा लॉग केसी इज इक्वल टू माइनस डेल जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, लॉग केसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ
del G naught upon 2.303 RT। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां से हमने केसी निकाल दिया, यहां से हमने केसी नहीं निकाला एक्चुअली, यहां से हमने लॉग केसी निकाला है। बट अगर मुझे सिर्फ केसी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, लॉग अगर जैसे ही राइट हैंड साइड जाता है लॉग कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ माइनस डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT। क्या फॉर्मूला बन गया, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट Kc। ठीक है, अच्छा इतना तो हो जाएगा हमसे, बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम वहां पे आएगी कि हम लॉग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है, बट वो हम चैप्टर के एंड में सीखेंगे। अगर आपको अभी सीखना है, ठीक है, तो आप क्लास 12th के, ठीक है, लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 12th में आपको 3rd चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां पे मैंने आपको सिखाया है। ओके, चलिए, तो यहां पे किस तरीके से फॉर्मूला आया ये चीज हमने देख ली है, राइट। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया है? अब यहां से अगर जो केसी निकल गया, यहां से हमारा डेल जी नॉट निकल गया, हमने देख लिया कि कब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी और कब रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी नॉट अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या हम लॉग केसी की वैल्यू से बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है? यस, क्या हम लॉग केसी की वैल्यू से बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है? सो यस, हम उसकी हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कैसे? देखो, इफ log 10 Kc इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर log 10 Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एंड अगर लेस देन 0 है तो हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर? क्या लिखेंगे हम यहां पे? इफ डेल जी नॉट इज नेगेटिव, अगर हमारा यहाँ पे डेल जी नॉट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, सो पूरी जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। पूरी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन में हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, ऑलरेडी रिएक्शन में हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। सो डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT, ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बिकम पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे log बेस 10 Kc इज ग्रेटर देन 0। ओह, 10 क्यों लिखा? इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। ओके, एंड इफ डेल जी इज पॉजिटिव, अगर हमारा डेल जी नॉट जो है पॉजिटिव है, सो डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT, इट विल बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इट विल बिकम नेगेटिव, एंड इफ log 10 Kc इज स्मॉलर देन 0, 0 से कम है अगर वैल्यू, तो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी? रिएक्शन इज
नॉन स्पॉन्टेनियस, जो हमारी रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, राइट? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो केसी है, चाहे ये लॉग केसी है, चाहे डेल जी नॉट है, इन सब की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, आ गया समझ में? नाउ अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। बट हम ऐसा क्यों करेंगे, है ना? हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या यूज है कि हम ये चेक करें कि भाई क्यों इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है ना? हम क्यों चेक करें कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे कब आ रहा है, क्यों अफेक्ट होगा, क्या क्या रीजंस हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं, जब हम कमर्शियल लेवल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम बहुत सारा रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमको ना एक कंपाउंड बनाना है, हमको अमोनिया बनाना है। ठीक है, हमको क्या बनाना है बेटा? हमको अमोनिया बनाना है। एंड अमोनिया बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको नाइट्रोजन चाहिए, हमको हाइड्रोजन चाहिए, राइट? नाइट्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। बट जैसे ही हम अमोनिया बनाने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि रिएक्शन तो भाई बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम पे आ गई। रिएक्शन बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ गई, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है ना? सेम टाइम प्रोडक्ट से हमारा रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन हमको रिएक्टेंट वापस थोड़ी चाहिए, हमको तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। ये तो हमारे लिए गड़बड़ी हो जाएगी। यस, ये हमारे लिए कैसी बात हो जाएगी बेटा? ये हमारे लिए एकदम गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, राइट? तो अब इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? अब इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? हमें पता होना चाहिए कि हम जो पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की यील्ड हो, है ना? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके हम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, if any of these factors are affected, the equilibrium will be disturbed and we will study this by using the Le-Chatelier principle। क्या है ये? देखो, हर एक रिएक्शन चाहता है इक्विलिब्रियम में आना। मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है और उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है और उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया, लेकिन अगर हम उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम को हम खराब कर देते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद अकॉर्डिंग टू द ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होगा? जिस साइड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करना शुरू कर देगा। मतलब अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा, एंड अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करने लग जाएगा। ये कहा था ली-चैटेलियर प्रिंसिपल ने। ठीक है, आ गया समझ में? फटाफट से बताएंगे। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है AA, BB एंड CC। ठीक है, AA, BB एंड CC। अगर इसका हमें केसी कैलकुलेट करना है तो हम इसका केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि Kc is directly proportional to the product and Kc is inversely proportional to the reactant। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे Kc की भी वैल्यू बढ़ जाएगी,
एंड रिएक्टेंट की वैल्यू अगर हमने बढ़ाई तो केसी की जो वैल्यू है वो अपने आप कम हो जाएगी. सो इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन वी फाइंड दैट कि केसी जो है वो भी बढ़ जाएगा या फिर क्यूसी जो है वो भी बढ़ जाएगा. ठीक है. इफ वी इंक्रीज the value of product, if we increase the value of product, जैसे हम प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे then we find that KC और QC वैल्यू also increase. केसी और क्यूसी की भी वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड आफ्टर सम टाइम ये फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे वैल्यूज को चेंज करने के बाद भी. ठीक है. वैल्यूज को चेंज करने के बाद भी ये क्या करेंगे, फिर से अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे. राइट. और कौन बताता है इसके बारे में हमको, ली चैटरल प्रिंसिपल हमको बताता है कि जिस जगह पे चाहे रिएक्टेंट की बात हो चाहे प्रोडक्ट की बात हो, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसी साइड रिएक्शन जो है वो मूव करना शुरू कर देती है. ठीक है. उसी साइड जो रिएक्शन है वो मूव करना शुरू कर देती है. सो दिस इज ली चैटरल प्रिंसिपल. ये एग्जाम में आपका आता है, आपको डेफिनेशन लिखकर आनी होती है. ठीक है. और आप जो पीछे रिएक्शन लिखा है ना जिस तरीके से, आप उस तरीके से भी लिखकर आएंगे. So according to the Lee-Chatterjee principle, if any of the factor affecting Kc or equilibrium is altered, अगर कभी रिएक्टेंट चेंज करके, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टॉर्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरजీ प्रिंसिपल क्या होता है, ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में और जिस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो मूव करना शुरू कर देगी. देन द रिएक्शन विल मूव इन अ डायरेक्शन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज एंड विल अचीव द इक्विलिब्रियम, और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे. ठीक है. वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को क्या कर लेंगे बेटा, अचीव कर लेंगे. ठीक है. नाउ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम हमारा आ चुका है. अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो क्या अफेक्ट होगा, कब रिएक्शन जो है किस तरफ मूव करेगी, किसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, इसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स सपोज वी हैव AA प्लस BB CC प्लस DD. ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो अभी इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. तो इसके लिए KC हमारा हो जाएगा C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, एंड यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, B की पावर B. ठीक है. क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, B की पावर B. इस तरीके से हम KC लिखेंगे. ठीक है. मान लो यहाँ पे A, B, C एंड D जो है, जो छोटे छोटे A, B, C, D है, इनकी कुछ अपनी वैल्यू है. ठीक है. इनकी क्या है, अपने कुछ वैल्यूज है. ठीक है. ये हमने मान लिया. तो अगर इनकी कुछ अपनी वैल्यूज है तो वो हमें लिखना पड़ेगा ना कि क्या इनकी वैल्यूज होंगी. यस और नो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा. तो इक्विलिब्रियम पे मान के चलो कि C की वैल्यू हमने 2 रख दी है. ठीक है. ये जो छोटे छोटे है ना A, B, C एंड D, ये सारे के सारे 1 है, यानी कि सबकी पावर यहां पे कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी. ठीक है. और कैपिटल A, B, C एंड D, तो यहां पे हमने कैपिटल A को कितना मान लिया, 2 मान लो, 4 मान लो, 3 मान लो, और चलो 4 मान लो. छोटी छोटी वैल्यूज लेके चलते हैं हम. ठीक है. सो KC इज इक्वल टू C हमारे पास है 3 की पावर 1 एंड 4 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1 एंड 4 की पावर 1. ठीक है. इतना आ गया. अब क्या बचेगा यहां पे, ये चेक कर लो, ये आ जाएगा हमारा 3/2, यानी कि KC कितने पे आ रहा है, KC हमारा 1.5 पे आ रहा है.
Kc ये हमने फिक्स कर दिया कि भाई 1.5 पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, 1.5 पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। अगर इसी इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया व्हाइल इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, हम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे। इफ वी increase the concentration of reactant, if we increase the concentration of reactant, कर दिया, पहले 2 था, ठीक है, अब हमने कितना कर दिया, अब हमने A की जो वैल्यू है वो 4 कर दी। पहले 2 था इक्विलिब्रियम पे, अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी कर दी बेटा, 4 ग्राम कर दी। तब अब तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा ना, पहले QC आएगा, है ना, पहले रिएक्शन को समझने की भी तो जरूरत है ना कि पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब जो चेंज करने से आया है दैट इज QC, ठीक है। अब इसके लिए QC निकाल दो जरा, तो यहां पे 3 की पावर 1, 4 की पावर 1 और यहां पे 4 की पावर 1 एंड 4 की पावर 1, तो देखो ये क्या बन गया 3/4, यानी कि वैल्यू अब यहां पे छोटी हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू अब यहां पे कैसी हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, QC इज लेसर देन KC, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट्स सपोज वी आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी डिक्रीज द, if we decrease the concentration of reactant, अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास A एंड B था, ठीक है, A की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, B की वैल्यू हमारी 4 थी, तो उसको हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं या फिर 2 कर देते हैं, ठीक है। सो B हमने मान लो यहां पे 1 ग्राम कर दिया, तो अब QC हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, तो इससे ये चला जाएगा, ठीक है, एंड 2 3 6, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। KC हमारा 1.5 था, बट QC की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि QC इज ग्रेटर देन KC, यहां पे QC इज ग्रेटर देन KC है और यहां पे KC इज ग्रेटर देन QC है, ठीक है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन will move in backward direction, रिएक्शन जो है हमारी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हमने देखा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा करके। सेम चीज हम परफॉर्म करेंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके, ओके ये रिएक्टेंट था, ठीक। इफ वी इंक्रीज दी, if we increase the concentration of product, अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास नहीं, पहले तो C कितना गिवन था हमारे पास, C इज 3, अब हम C को 4 कर देते हैं। पहले C हमारे पास 3 था, अब हमने C को कितना कर दिया बेटा, 4 ग्राम कर दिया। सो
क्यूसी हमारा कितना आ जाएगा 4 4 एंड ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 था। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा तो 4 2 जा 8 एंड यहां पे हमारा आ जाएगा 3 3 2 जा 6। ठीक है, 2.8 समथिंग के आसपास हमारी वैल्यू आने वाली है, 2.8 समथिंग के आसपास हमारी वैल्यू आने वाली है, यानी कि यहां पे भी QC इज ग्रेटर देन KC। QC जो है वो ज्यादा है KC से, रिएक्शन विल मूव इन, कहां पे मूव करेगा, टू अचीव द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा इफ वी इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दें। ठीक है, इफ वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इफ वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास D था दैट इज 4, हम उसको 2 कर देते हैं। ठीक है, D का कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना कर दिया बेटा 2 ग्राम कर दिया। सो QC इज इक्वल टू 3 की पावर 1 2 की पावर 1 और ये हमारा कितना था 2 की पावर 1 एंड 4 की पावर 1, तो इससे ये चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा ये 3/4, वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 0.7। दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमारा QC जो है वो स्मॉलर है KC के बराबर, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पे एक ग्राफ भी है जो हमारे बुक में गिवन है, सो उस ग्राफ के बारे में जरा हम जान लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम गिव टू HI, H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम गिव टू HI, सारे के सारे जो है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अभी जो हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया था कुछ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया था कुछ उसी से रिलेटेड है। चलो, किस किस के बीच का ये हमारा ग्राफ है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है H2 का I2 का, ठीक है, जिससे हमारा HI बनेगा। तो लेट्स सपोज ये हमारा किसका कॉन्सेंट्रेशन है, I2 का कॉन्सेंट्रेशन है और H2 मान लो, H2 ये हमारा I2 है और इनसे मिलके जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा HI। हमने यहां पे क्या किया, H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, अभी पहले इतना इतना था, हमने क्या किया H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ा दिया, तो हमने H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो H2 है इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो ये बेचारा रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये तो I2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो I2 की अब जितनी क्वांटिटी थी उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी ना, क्योंकि अब तो वो खर्च हो जाएगी I2 ये H2 के साथ, तो इसकी क्वांटिटी हो गई कम। मतलब इस पॉइंट पे इनका जो इक्विलिब्रियम था, अभी देखो H2 I2 HI इनके बीच में आ चुका था इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनके बीच में आ चुका था इक्विलिब्रियम, लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, रिएक्शन
डिस्टॉर्ट कर दिया, इनका जो इक्विलिब्रियम था वो हमने क्या कर दिया बेटा, डिस्टॉर्ट कर दिया, खराब कर दिया। अब क्या होगा, हमने जैसे ही यहाँ पे H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ये H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, I2 के साथ रिएक्ट करेगा, और अब यहाँ पे QC आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये धीरे 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 इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये धीरे 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 क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, और एक टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम अचीव कर भी लेंगे, ये इक्विलिब्रियम अचीव कर भी लेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट है, HI था, जैसे ही अभी इसका इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट हुआ, H2 को ऐड करने से अब इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और अब हम बोलेंगे नया जो हमारा इक्विलिब्रियम बना है वो कुछ इस पॉइंट पे बना है, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है, ये हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम है। तो हमने क्या देखा, अभी जितना भी हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, ठीक है, तो उससे हमें कुछ इसी टाइप का ग्राफ मिलना था। क्लियर है, आ गया समझ में। तो यहां पे हमने जाना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज करके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज करके क्या क्या चेंजेस हम यहां पे ला सकते हैं। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है हमारे इक्विलिब्रियम पे। तो चेक करो कि हमारे पास रिएक्शन कैसा है। इफ वी हैव हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मतलब अलग अलग हमारे पास फेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, इफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सो A प्लस B इक्विलिब्रियम C, इन सबका जो फेजेस होगा वो बेटा अलग अलग हो सकता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास सॉलिड है, अगेन दिस इज गैस, सो देयर विल बी अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द प्रेशर, ठीक है। देखो प्रेशराइज हम किसको नहीं कर सकते, कंप्रेस हम किसको नहीं कर सकते, सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम, क्लास 9 से, उससे पहले से भी इवन, ठीक है। तो किसको कंप्रेस कर सकते हैं हम, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, जो गैस कंपाउंड होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सो हम यहां पे लिखेंगे देयर विल बी और देयर इज negligible effect of pressure on solid and liquid, solid and liquid पे यहां पे negligible इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो QC जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, आ गया समझ में। वही अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है, ठीक है, इफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर जो हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है तो सारे के सारे गैसेस होंगे या फिर सारे के सारे एक ही फेज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान लो हमने ले लिया CO2 गैस प्लस H2 हमने गैस दिया है, ये मिलके क्या बना देगा, हमारा मीथेन गैस बना देगा, प्लस यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा जो कि गैसियस फॉर्म में ही होगा। तो दिस इज हाईली कंप्रेसिबल, this reaction, this homogeneous reaction is highly compressible। अब highly compressible में भी क्या हो जाएगा
कि अभी इस पॉइंट पे कुछ और इनका इक्विलिब्रियम है, लेकिन जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे बेटा, जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इनका इक्विलिब्रियम अगेन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इनका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने पिस्टन बनाया। देखो हमने क्या किया, यहां पे ना एक पिस्टन बना दिया है, और इस पे हमने क्या रख दिया है, वेट रख दिया है। ठीक है, हमने एक पिस्टन बना दिया, पहले इस पे इतना सारा गैस था, प्रेशर इंक्रीज, यहां पे हमने जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, देखो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर और मोल पर वॉल्यूम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर और मोल पर वॉल्यूम, यही होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर या फिर मोल पर वॉल्यूम। ठीक है, हमने अगर इन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू मानी है, तो हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हो गया यहां पे, जल्दी देख लो, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो हमारा तो भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। अब अगर जो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया प्रेशर को इंक्रीज करने से या फिर वाइसा वर्सा, तो क्या इक्विलिब्रियम में चेंजेस आएंगे, बताइए फटाफट से, क्या इक्विलिब्रियम में चेंजेस आएंगे? यस, हमें इक्विलिब्रियम में चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम में चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। लेट्स सपोज H2 की जो वैल्यू है वो 4 है और हम 1 लीटर वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड था कि कार्बन मोनोऑक्साइड था, वेट क्या लिया है यहां पे हमने, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मान लो 3 है, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम मिथेन ले लेते हैं, सो 1/1, और क्या था हमारा O2 था, तो ये भी हमारा 1/1, तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। तो कुछ इस तरीके से चेंजेस आएंगे। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी Kc की वैल्यू जो है वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम हो गया, तो न्यूमरेटर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्या इतना समझ में आया? यस, जल्दी बताएंगे क्या इतनी सी चीज समझ में आई है? ठीक है, 2 ही केस बनेगा यहां पे, कितने केस बनेंगे, 2 ही केस बनेंगे। अगर Kc इज ग्रेटर देन Qc, अलग अलग आप प्रेशर चेंज करके देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर यहां पे हमारा अगर डिक्रीज हुआ तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी एंड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा केस क्या बताया था, दूसरा केस आपको अभी मैंने क्या बताया था, जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, है ना। प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे सो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो बेटा हमारे डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन प्रेशर इंक्रीज देन वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब वैल्यू हमारी ज्यादा आएगी। इस केस में Qc इज ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको एक एक वैल्यू पुट करके देखनी है तो भी आप वो कर सकते हो, जिस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेशन वाला बताया था उसी तरीके से आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। सो मान लो हमने एक आर्गन गैस ले लिया जो कि किसी एक ए नाम के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके बी नाम का कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर AR यानी कि ये जो कंपाउंड है इट्स आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो इट नीदर रिएक्ट विद ए नॉर विद बी, वो तो भाई किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। जो इनर्ट गैस है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देयर इज कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि एक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम इनर्ट गैस डाल देते हैं तो इक्विलिब्रियम विल नॉट अफेक्ट एट ऑल, ठीक है। when an equilibrium reaction introduce with inert gas, then there is no change in pressure, and concentration of reactant and product, ठीक है। then there is no change in pressure, कोई प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। there is no change in pressure and no change in concentration of reactant and product, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट यहां पे नहीं होने वाला है, ठीक है। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट यहां पे नहीं होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, बता दो फटाफट से, क्या कॉन्सेंट्रेशन का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। यस, सो टेम्परेचर चेंज अफेक्ट ऑफ केसी ओनली, वो सिर्फ केसी को चेंज कर सकता है, नॉट क्यूसी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। concentration of reactant at equilibrium and concentration of product at equilibrium, यहां पे हम स्टार बना के क्या लिख देंगे बेटा, यहां पे हम स्टार बना के लिख देंगे कि टेम्परेचर चेंज अफेक्ट केसी। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इट विल अफेक्ट केसी ओनली बट नॉट क्यूसी। टेम्परेचर चेंज अफेक्ट केसी बट नॉट क्यूसी, ठीक है, वो केसी को अफेक्ट करेगा। बट इसमें भी पता है, देखना होता है कि हमारे पास ना जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यस, अगर जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब इसका जो एंथैल्पी है वो कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर केसी विल डिक्रीज, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर केसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे, इसको चाहिए नहीं हीट पर हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये हमारे अगेंस्ट ही तो काम करेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड है हमारा एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक के बारे में अगर हम बात करें तो डेल एच हमारा यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर केसी विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो केसी भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. याद रखना, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दोनों में रिएक्शंस जो है टेम्परेचर पे अलग अलग काम कर रही है. सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ रहा है. एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, एक्सो वाले में केसी विल डिक्रीज. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. क्लियर. चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. क्या कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता. ठीक है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता. मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 will give 2HI. H2 प्लस I2 will give 2HI. ये इक्विलिब्रियम जो है, ये रिएक्शन जो है एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आती है. ठीक है, मान लो 70-30 या फिर 30-70 का इनका रेशियो है. ठीक है, ये रिएक्टेंट आपस में जब कोलाइड करेंगी तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जिससे उनका प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए दे रिक्वायर्ड एनर्जी, इनको एनर्जी की जरूरत है एंड दैट एनर्जी इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. वो एनर्जी कैसी एनर्जी कहलाती है बेटा, वो एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहलाती है. ठीक है, कैसी एनर्जी कहलाएगी वो, थ्रेशहोल्ड एनर्जी. थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, एक एक्टिवेशन एनर्जी भी होता है. सारी चीजें आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या एक इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट ऐड करने से हम चेंज ला सकते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर. तो देखो कैटलिस्ट किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट वर्क कि भाई एज अ प्रमोटर है ना, कि रिएक्शन को वो जल्दी कर देगा. कोई रिएक्शन किसी डायरेक्शन से नहीं हो पा रही है तो वो उसको गाइड कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन को कर दो. 10 घंटे की रिएक्शन हम 1 घंटे में कर सकते हैं. तो कैटलिस्ट ये काम करता है. लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर इक्विलिब्रियम 70-30 के रेशियो में आ रहा है तो कैटलिस्ट ऐड करने पे, अगर 70-30 का रेशियो मान लो 4 घंटे में आ रहा है तो आफ्टर एडिंग द कैटलिस्ट वो हमारा सेम इक्विलिब्रियम हमें हो सकता है कि 10 मिनट में मिल जाए, हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर वही इक्विलिब्रियम मिल जाए. बट इक्विलिब्रियम का रेशियो चेंज नहीं करने देता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम का रेशियो यहां पे चेंज नहीं होता है. तो कैटलिस्ट ऑल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, कैटलिस्ट जो है ऑल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो ऑल्टर कर देगा. ठीक है, उसको डिक्रीज करके, उसको कम करके रिएक्शन जल्दी करवा देगा. बट इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. ठीक है, बट इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. बट ये हमारे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, जो पहला हमारा इक्विलिब्रियम था ना, जिस रेशियो में था हमारा इक्विलिब्रियम, उसी रेशियो में रहने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पे. और इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम तक हमने कर लिया है इसको कंप्लीट. आपसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, अनदर वन इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो आज की क्लास तक यानी कि 6th लेक्चर तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लिया है समाप्त. एंड अब कल से हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में. तो आई थिंक जितने लेक्चर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को दिए हैं उतने ही लेक्चर हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम को भी देना पड़ेगा, है ना, अगर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है तो. राइट,
और रही बात लॉग और एंटी लॉग की, तो उस पर मैं एक टॉपिक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ऑलरेडी बहुत बार मैंने बनाया हुआ भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे तो एक बार मैं फिर से आपको लॉग और एंटी लॉग पढ़ा दूंगी। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।